सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का पूरे 75 प्रश्न को लेकर आया हूं। जी हां, ये सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक परीक्षा में भाग 1 जो कि सामान्य अध्ययन का है। जी हां, भाग 1 सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न और भाग 2 रहेगा डीएलएड विषय से 75 प्रश्न। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन का 75 प्रश्न। तो आज मैं पूरे 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन के लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि बिहार के बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। जी हाँ, पहला विवरण प्राप्त हुआ है किस पुस्तक से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, ताज उल मासीर से। दोस्तों, ताज उल मासीर जो लिखा गया था यह हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, हसन निजामी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। और दोस्तों, इसमें जो बख्तियार खिलजी जो बिहार पे हमला किया था तो उसका भी वर्णन इसमें मिलता है। और 1203 ईस्वी में ही उन्होंने 1203 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। जी हाँ, तो यह जो वर्णन मिलता है ताज उल मासीर से मिलता है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? जी हाँ, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1934 ईस्वी में। जी हाँ, 1934 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी की गठन की गई और जिसका सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जेपी बने थे, जयप्रकाश नारायण इसका सचिव बने थे और अध्यक्ष बने थे आचार्य नरेंद्र देव। जी हाँ, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? जी हाँ, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, वही जो है वो बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किए। नेक्स्ट है 4 नंबर का प्रश्न, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। जी हाँ, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। जी हाँ, नदियों द्वारा जो बहा करके मिट्टी लाई जाती है वह कछारी मिट्टी होती है और यह जो है सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी का है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम क्या था? जी हाँ, उस अधिनियम का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियामक अधिनियम। जी हाँ, नियामक अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में अधिनियम बनाया जिसका नाम दिया नियामक अधिनियम। नेक्स्ट है 6 नंबर का, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? जी हाँ, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाओं का रुख बदलना। जी हाँ, हवाओं जब रुख बदलता है और यह जो है केरल राज्य में यह जून के पहले सप्ताह में यह पहुंचता है और ये मानसून कहलाता है और धीरे धीरे फिर ये पूरे भारत में मानसून पहुंचता है। वही हवाओं का रुख बदलना ही मानसून कहलाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनउर्वरक कौन सी है? जी हाँ, अनउर्वरक यानी कि अनउपजाऊ, कम उपजाऊ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मृदा। जी हाँ, लेटेराइट मृदा जो है वो यहाँ काली मृदा और जलोढ़ मृदा अब पीटीमय मृदा से कम उपजाऊ है। जी हाँ, लेटेराइट मृदा।
नेक्स्ट है 8 नंबर का, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, दो दलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। नेक्स्ट है 9 नंबर का, रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? जी हाँ, रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु की भक्ति में है। जी हाँ, वो विष्णु की भक्ति में है। और दोस्तों, ये जो रानी की वाव है भारत के गुजरात राज्य में है। जी हाँ, गुजरात राज्य में ये स्थित है रानी की वाव। और इसे 1603 ईस्वी में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम के स्मृति में उनकी पत्नी उदयामती ने बनवाई थी। जी हाँ, 1603 ईस्वी में 1603 ईस्वी में रानी की वाव को बनवाया गया था और इसे रानी उदयामती ने बनवाई थी। नेक्स्ट है 10 नंबर का। 10 नंबर का प्रश्न है कि खाली उदर की श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? जी हाँ, खाली उदर के श्लेष्मल अस्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुगई। जी हाँ, रुगई। नेक्स्ट है 11 नंबर का, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। जी हाँ, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो इसका सही दिशा है ऑप्शन ए, सहारा से भूमध्य सागर। जी हाँ, सहारा से भूमध्य सागर की ओर। यह जो है गर्म, शुष्क तथा रेत और धूल युक्त हवा होती है। जी हाँ, गर्म हवा होती है, शुष्क और रेत धूल से भरा हुआ हवा होता है जो सहारा से भूमध्य सागर की ओर बहता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक अजैव कारक है? जी हाँ, अजैव कारक जिसमें जान न होता है वो अजैव होता है। तो अजैव कारक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमी। जी हाँ, नमी। नेक्स्ट है 13 नंबर का, चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। जी हाँ, बौद्ध धर्म का ये चार आर्य सत्य, जिसमें से चार आर्य हैं, दुख, दुख समुदाय और दुख निरोध तथा दुख निरोधा गामिनी। तो ये चार आर्य सत्य है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, प्लूरा किसका आवरण है? जी हाँ, प्लूरा किसका आवरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुफ्फुस का। जी हाँ, प्लूरा जो है वह फुफ्फुस का आवरण है। जी हाँ। नेक्स्ट है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा एक अंडद स्तनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, बत्तख चोंच। जी हाँ, बत्तख चोंच। नेक्स्ट है 16 नंबर का। 16 नंबर में दिया गया है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रायः न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साधारण जल। जी हाँ, साधारण जल। नेक्स्ट है 17 नंबर का, वानभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? जी हाँ, वानभट्ट एक कवि थे, प्रसिद्ध कवि। तो ये किनके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन का। जी हाँ, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी को लिखा। जी हाँ, हर्षचरित और कादम्बरी के रचना किए। नेक्स्ट है 18 नंबर का, डाटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट के नियंत्रक, डाटा लॉजिक के आउटपुट इनपुट के नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बफरिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का,
बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बोहर मॉडल किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से। ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से। नेक्स्ट है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य, बैंकिंग, ये तीनों आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है 21 नंबर का, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? जी हाँ, मेढक का जो वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य वृक्क होते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क पाया जाता है और वह जो है इस प्रकार से वो जुड़ा हुआ रहता है। हम लोगों का जो वृक्क होता है वो 2 वृक्क होता है, और मेढक के जो वृक्क है वो किस प्रकार के होते हैं? तो मध्य वृक्क होते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर का, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जी हाँ, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। जी हाँ, कैल्शियम के लिए विटामिन डी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि कॉकरोच खाली स्थान प्रजाति के अंतर्गत आता है। जी हाँ, कॉकरोच जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा प्रजाति का है। जी हाँ, कॉकरोच जो है ऑर्थोपोडा प्रजाति का है। और दोस्तों इसके अलावे तिलचट्टा और झींगा मछली, केकड़ा, खटमल और मच्छर, मधुमक्खी, ये सभी ऑर्थोपोडा समुदाय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और 1/2 H2O, ये होता है कैल्शियम सल्फेट, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जब हड्डी टूटता है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसे जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर का, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। जी हाँ, 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कुनैन की औषध किससे प्राप्त होती है? जी हाँ, कुनैन जो है वो एक औषधि है, वो किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनकोना के पौधे से। जी हाँ, सिनकोना के पौधे से। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न, सिख खालसा सेना, यहाँ खालसा सेना होना चाहिए, सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी? जी हाँ, सिख खालसा सेना किसके शासनकाल के तहत बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रणजीत सिंह के समय में। नेक्स्ट है 28 नंबर का, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? जी हाँ, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में। जी हाँ, 1870 ईस्वी में ग्राहम बेल के द्वारा ये आविष्कार किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 29 नंबर का, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पौधा संरक्षण से। जी हाँ, पेड़ पौधा के बचाने के लिए लोग पेड़ से चिपक जाते थे
और उसकी रक्षा करते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम ये चिपकू आंदोलन पड़ा, जो कि पेड़ पौधा के संरक्षण से था। नेक्स्ट है 30 नंबर का, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागन, संघनन, भोजन या वाष्पन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परागन अभिक्रिया से। नेक्स्ट है 31 नंबर का, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? कौन सा नदी जो है सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। जी हाँ, गंगा नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्रों को लाभ पहुंचाती है, खेतों की सिंचाई करती है। नेक्स्ट है 32 नंबर का, बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। जो बुद्धवाद और जैनवाद में जो विरोधी आंदोलन जो चल रहा था वो किसके विरोधी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। नेक्स्ट है 33 नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शहर योजना प्रणाली। जी हाँ, शहर योजना प्रणाली ही सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। नेक्स्ट है 34 नंबर का, 4 आश्रम निम्न में से संबंधित किससे है? 4 आश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवन के चरणों से। जी हाँ, जीवन के चरणों से संबंधित है ये 4 आश्रम, जिसमें से पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। जी हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का उम्र होता है 0 से 25 वर्ष। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम। जी हाँ, गृहस्थ आश्रम, इसका उम्र है 25 से 50 वर्ष तक का। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ ये है 50 से 75 वर्ष तक का। और संन्यास आश्रम 75 से 100। चौथा जो आश्रम है संन्यास आश्रम है और ये 75 से 100 वर्ष तक का है। तो दोस्तों ये है जो 4 आश्रम जो है जीवन के 4 चरणों से संबंधित है, जो कि पहला है ब्रह्मस्थ, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। नेक्स्ट है 35 नंबर का। 35 नंबर का प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, वित्तीय आपातकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिश्चितकालीन। जी हाँ, इसका कोई निश्चित काल नहीं है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, विद्युत मोटर अपवर्तित करती है। विद्युत मोटर जो है वो क्या अपवर्तित करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जी हाँ, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले को विद्युत मोटर कहते हैं। जी हाँ, और विद्युत मोटर जो होता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? जी हाँ, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का प्रस्ताव अधिनियम पारित हुआ था, वो किसके प्रयास से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट है 38 नंबर का, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मैकाले। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर का, राज्यसभा ने किस तारीख को विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 पारित किया? जी हाँ, विवाह कानून संशोधन विधेयक 2012 कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट है 40 नंबर का,
किस खेल को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है? जी हाँ, जेंटलमैन का खेल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिकेट। जी हाँ, आजकल क्रिकेट के पूरे विश्व जो है दीवाना हो चुका है, तो क्रिकेट जो है ये जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देना। नेक्स्ट है 42 नंबर का, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? जी हाँ, जो प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, जी हाँ, तो उस समय यहाँ के बंगाल के नवाब कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। जी हाँ, सिराजुद्दौला जो थे प्लासी के युद्ध के समय यानी 1757 के समय वहाँ के बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है 43 नंबर का, भारत का संविधान कैसा है? जी हाँ, भारत का संविधान कैसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सबसे विस्तृत संविधान है। जी हाँ, भारत के संविधान के जैसा विस्तृत अन्य किसी भी देश का संविधान नहीं है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, उपासिकाएं कौन थी? जी हाँ, उपासिकाएं कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं। जी हाँ, बौद्ध धर्म की सामान्य सदस्याएं ही उपासिकाएं थी। नेक्स्ट है 45 नंबर का, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो पहले कानून मंत्री बने थे। नेक्स्ट है 46 नंबर का, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? जी हाँ, आइंस्टीन जिन्होंने सूत्र दिया था E=mc²। जी हाँ, E=mc², तो यही सूत्र दिए थे आइंस्टीन महोदय। तो नोबेल प्राइज इनको, आइंस्टीन महोदय को नोबेल प्राइज मिला, किस कार्य के लिए मिला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। नेक्स्ट है 47 नंबर का। जी हाँ, 47 नंबर का प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है, तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 48 नंबर का, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के मुख्य प्रभाव से किसका विकास हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जैव प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट है 49 नंबर का। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? जी हाँ, सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जी हाँ, बाबर, बी, एच हुमायूं, ए अकबर, जे एस ए यानी भाजसा। जी हाँ, याद रखिएगा भाजसा। भाजसा में बी से हो गया बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और फिर शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो इस प्रकार से भाजसा याद रखिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर का। 50 में दिया गया है कि खाली स्थान में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1628 ईस्वी में। जी हाँ, 1628 ईस्वी में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट है 51 नंबर का, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक ये जो संस्थापक थे वह चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 52 नंबर का, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एड्स बड़ा ही खतरनाक बीमारी है, तो किस कारण से होता है? ऑप्शन है पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। जी हाँ, एड्स जो है विषाणु से ही होता है। नेक्स्ट है
53 नंबर का, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? जी हाँ, आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। जी हाँ, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है 54 नंबर का, दाब की इकाई क्या है? जी हाँ, दाब, प्रेशर, जिसको पास्कल ने बताया था दाब के बारे में। तो दाब की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जी हाँ, न्यूटन, न्यूटन, एन फॉर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह जो है दाब की इकाई है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला व्यक्ति पहला थे जो, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचे थे, और यह पहुंचे थे 21 जुलाई। जी हाँ, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। जी हाँ, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को इन्होंने पहुंचे थे चंद्रमा पर, और यह अपोलो 11 से गए थे। कभी कभी प्रश्न आता है कि जो विमान गया था चंद्रमा पर पहली बार, तो कौन सा था? तो अपोलो 11 जो मानव को लेकर के गया था। नेक्स्ट है 56 नंबर का, 56 नंबर का प्रश्न है, एगार एगार किससे तैयार होता है? जी हाँ, एगार एगार किससे तैयार होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी हाँ, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवेग का संरक्षण सिद्धांत पर। जी हाँ, संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर ही रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की? जी हाँ, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से, जी हाँ, देवपाल जो राजा थे, देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो वह कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। नेक्स्ट है 59 नंबर का, पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय बल का मान किस कारण परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। जी हाँ, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय मान का जो परिवर्तन होता है, किस कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन और आकार दोनों के कारण। नेक्स्ट है 60 नंबर का, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वह कौन सा है? जी हाँ, कौन सा दर्रा जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाथुला दर्रा। जी हाँ, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। जी हाँ, जिसका संकेत होता है F और परमाणु संख्या 9 होता है, फ्लोरीन। नेक्स्ट है 62 नंबर का, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? जी हाँ, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जी हाँ, उपर्युक्त सभी। जी हाँ, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो थे बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है 63 नंबर का, क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? जी हाँ, जब क्लोरीन को एथिलीन से मिला देंगे तब क्या प्राप्त होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जी हाँ, एथिलीन क्लोराइड। नेक्स्ट है 64 नंबर का, किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकता है? जी हाँ, स्वीकार कौन सा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं सभी रक्त समूहों को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, AB,
जी हाँ, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है वह सभी व्यक्तियों का रक्त को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वह देंगे सिर्फ AB वाले को ही। और O को कहा जाता है सर्वदाता। जी हाँ, O जो होते हैं वह सर्वदाता होते हैं, यानी O जो है सभी प्रकार के व्यक्तियों को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन अगर ग्रहण करेंगे तो सिर्फ O वाले। नेक्स्ट है 65 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय खाद्य निगम स्थापित किया गया था? कौन सा वर्ष जो है भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, 1965 ईस्वी में। और 1965 ईस्वी में ही भारत पाकिस्तान का जंग भी हुआ था। नेक्स्ट है 66 नंबर का, ये मैथ का प्रश्न है। 66 नंबर का, 31 रुपया में एक किताब बेचने पर एक व्यापारी को अपनी लागत की 7% की हानि होती है। जब एक व्यापारी 31 रुपया में एक किताब को बेचते हैं तो उससे उनको 7% की हानि होती है। यदि वह उस किताब को 35 रुपया में बेचता है तो उसे लाभ या हानि, यानी कितना लाभ या कितना हानि होगा। तो दोस्तों मैथ के जो प्रश्न होते हैं उन्हें काफ़ी गौर से पढ़ना होता है, फिर उसको जो है आंसर देना होता है। तो आइए फिर से उसे पढ़ते हैं। 31 रुपया में एक किताब को बेचा एक व्यापारी और उसे 7% की हानि हो गई। उसे 7% की हानि हो गई। यदि वह उस किताब को 35 रुपये में बेचता तब उसे कितना लाभ या कितना हानि होता। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को देखिए। किताब का जो क्रय मूल्य है वह हो जाएगा 31 गुने 100/93। जी हाँ, क्योंकि 7% हानि हुआ। और यह इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31 या 93, यानी कि 100/3। 100/3 आया किताब का क्रय मूल्य। जी हाँ, क्रय मूल्य आया, ये क्रय मूल्य हुआ। अब क्या करना है कि अब इसका लाभ देखेंगे कि लाभ होता है कितना, इसमें लाभ ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि 35 रुपये में बेचता है, तब 35 हो गया, 35 रुपये में बेचता है माइनस 100/3। अब बटा जो क्रय मूल्य था वो था 100/3। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे और गुना 100, जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तब ये आ जाएगा 5% लाभ। जी हाँ, ये 5% लाभ होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 67 नंबर का। 67 में दिया गया है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए हैं। जी हाँ, सभी में 75 अंक प्राप्त किए हैं, सभी विषय में, यानी कि 5 विषय में 75 अंक है जो एक बच्चा प्राप्त किया है। तो प्राप्त अंकों की मध्यिका क्या होगा? तो दोस्तों मध्यिका जो होता है सबसे पहले उसे आरोही अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो यहाँ टोटल 75 है तो ऐसा ही लिखते हैं। अब अगर यहाँ पर ये जो आंकड़ा है उसमें प्रेक्षण दिया हुआ है 5, तो जब 5 प्रेक्षण रहता है तो उसमें क्या करते हैं कि प्रेक्षण की संख्या जो होता है n+1/2 कर देते हैं, वही पद होगा। तो यानी n दिया हुआ है 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी कि तीसरा पद होगा। तो इसमें पहला पद रहे चाहे दूसरा पद रहे चाहे तीसरा पद रहे, सभी पद जो है 75 है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 75 होगा। नेक्स्ट है 68 नंबर का। 2000 रुपये पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जी हाँ, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वह होता है P × 1 + R/100 पर पावर n-1। जब इस फॉर्मूला पर जब लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ P जो होता है मूलधन यहाँ है 2000 रुपया। 1 + R का मान जो दिया गया है वह है 5%, तो 5/100
और यहाँ जो समय दिया गया है 3 वर्ष, ऊपर में 3 लिखेंगे, -1 करेंगे। जब इस कैलकुलेशन को जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 315 रुपया 25 पैसा, 315 रुपया 25 पैसा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, 315 रुपया 25 पैसा ऑप्शन ए है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन ए आंसर आएगा। नेक्स्ट है 69 नंबर का, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 3579 को 2 3 4 5 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 6985 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 5 7 9 इसको लिख दिया गया है 2 3 4 5। इसमें क्या किया गया है, इसमें 1 माइनस किया गया है, इसमें 2 माइनस किया गया है, इसमें 3, इसमें 4। उसी प्रकार से क्या करेंगे कि 6 9 8 5, जब इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4। जी हाँ, ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 में से माइनस किया गया है 1, तो 6 में से माइनस करेंगे 1, -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 9 में से माइनस करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 7। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, और 5 में से माइनस करेंगे 4 तो हो जाएगा 1, यानी 57 51। तो 57 51 ऑप्शन ए है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 70 नंबर का, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में LOAD को 9174 लिखा गया है और DICE को 4865 लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आइडियल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए आई के लिए आंसर आया है, आई के लिए देखिए 8 आंसर है, इसलिए सही ये आई के लिए 8 हो जाएगा। डी के लिए देखिए 4 है, तो डी के लिए 4 देंगे। उसके बाद ई के लिए देखिए यहाँ ई के लिए आया है 5, तो यहाँ 5 देंगे। और ए के लिए देखिए LOAD में ए है, तो इसके लिए 7 है, तो यहाँ 7 देंगे। और उसके बाद एल के लिए देखिए एल लोड में एल है 9, तो इसके लिए 9 देंगे। तो यहाँ 84579 84579 देखिए ऑप्शन ए में है, 84579, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं कि ये रीजनिंग भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 71 नंबर का, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर लुप्त है उसी को ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 9 16 25 खाली स्थान 49। तो यहाँ देखिए ये 4 जो है 2 का स्क्वायर, 9 जो है 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ 6 का स्क्वायर होता है 36, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, फिर आगे देखिए 7 का स्क्वायर 49 दिया है, तो ये स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, अब से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। जी हाँ, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस प्रकार से हम मानेंगे कि व्यक्ति का वर्तमान आयु जो है वह 100 वर्ष है। अब कहता है, प्रश्न कहता है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले से 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्ष पहले से, तो 15 वर्ष अभी अगर किसी व्यक्ति का उम्र 1 वर्ष है तो 15 वर्ष पहले उसका उम्र 1 में से 15 वर्ष घट जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो ये 4 गुनी हो जाएगा। और ये x + 15 वर्ष बाद। जी हाँ, 15 वर्ष बाद किसी व्यक्ति का आयु 15 वर्ष पहले के 4 गुनी हो जाएगा, यही समीकरण बनेगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x होगा, -15 चौके 60 होगा, बराबर में x + 15 होगा। जी हाँ, अब इसको जब साइड चेंज करेंगे तो ये 4x के तरफ आ जाएगा, ये -x, और ये 60 माइनस में उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा 15 + 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4x में से 1x को घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x। 3x बराबर
60 और 15 हो जाता है 75, तो x बराबर हो जाएगा, ये 75 जो है 25 या 75 कटता है 25 से, यहाँ 25 से कटेगा 25 या 75, तो x का मान आ गया 25 वर्ष, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 25 वर्ष इसका सही आंसर होगा, 25 वर्ष। नेक्स्ट है 73 नंबर का, एक आयत का परिमाप 50 मीटर है तथा इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से जो 13 मीटर अधिक है तो चौड़ाई को मानना होगा x, चौड़ाई हो गया x हो गया। जी हाँ, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई तो ज़्यादा है x + 13, तो लंबाई हो जाएगा x + 13। जी हाँ, लंबाई हो गया आयत का लंबाई x + 13। अब प्रश्न कहता है कि एक आयत का जो परिमाप 50 मीटर है तथा इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 13 मीटर अधिक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो 2 × लंबाई है x + 13, इसमें जोड़ देंगे चौड़ाई x, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 50। अब इसमें क्या करेंगे कि ये x + 13 + x, तो ये 2 से ये कट जाता है 50, 25 बार में 25 से कट गया। अब x और x हो गया 2x अब +13, तो 2x + 13 बराबर हो गया 25। अब यह जो 13 है इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा, देखिए 2x बराबर ये कट जाएगा, 2x बराबर ये घटेगा तो 2/2 आ जाएगा, 2x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 1। जी हाँ, x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x का मान आएगा 1। जब इसको कैलकुलेशन जब करेंगे जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिए इसका जो लंबाई होगा आयत का लंबाई x का मान आएगा 6, और इसका चौड़ाई जो x माने थे चौड़ाई 6, और लंबाई हो जाएगा 13 + 6 यानी कि 6 + 13 यानी कि 19, तो 19 में 6 से गुना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो 19 छक 114 होगा, तो यहाँ आंसर है ऑप्शन बी 114 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है 74 नंबर का, कि जिस प्रकार आदमी बच्चे से संबंधित है, आदमी बच्चे से संबंधित है, उसी प्रकार पुष्प जो है किससे संबंधित है। पुष्प यानी कि फूल किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वो कली से संबंधित है। जी हाँ, कली से संबंधित है। नेक्स्ट है 75 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है 75 नंबर का, कि यदि ए का अर्थ है जोड़, जी हाँ, ए का अर्थ है जोड़, और सी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है गुणा, और बी का अर्थ है घटाना, तो जो नीचे ये जो समीकरण दिया गया है इसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ 192 और सी है, तो सी का मान देखिए, सी का अर्थ होता है भाग, तो 192 बटा भागा कर देते हैं बटा 2 के बाद डी है, और डी का अर्थ होता है गुना, तो यहाँ गुना कर देते हैं, उसके बाद है 5, और बी का मान है देखिए घटाना, तो घटाव दे देते हैं, और 8 हो गया, और ए का मान है, ए का मान देखिए ए का अर्थ है जोड़, तो यहाँ जोड़ दे देते हैं, जोड़ के बाद है 6, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 96 दूना होता है 192, तो 96। अब पहले गुना का क्रिया होगा, तो 96 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाता है 5 छक 30, 9 पच 45, और 3 48 यानी कि 480, और 8 में से घटा देंगे 6 को तो -2 बचेगा,
और 480 में से -2 करेंगे तो 478 बचेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आशा करते हैं कि ये रीजनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आज का पूरे 75 प्रश्न का सेट प्रधान शिक्षक के लिए। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।